हेलो दोस्तों, वेद प्रकाश लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। विज्ञान तथ्य की इस कड़ी में आज हम ऊष्मा के बारे में जानेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, किसी वस्तु की उष्णता कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपने स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आप किसी वस्तु की उष्णता यानी ताप का अनुभव करना चाहें, तो सदैव आप अपने हाथों उस स्पर्श इंद्रिय का मतलब होता है कि आप जिससे स्पर्श करते हो, किसी चीज को छूकर उसका ताप समझ पाते हो या ज्ञात कर पाते हो, उसी को स्पर्श इंद्रिय कहते हैं, या आपकी त्वचा। ठीक है, जैसे भी आप समझ सकें। इस पर सदैव आप किसी चीज को छूकर यह नहीं ज्ञात कर सकते हैं कि इसका तापमान कितना है। तो इसके लिए विशेष विधि का प्रयोग किया जाता है जिसे थर्मामीटर कहते हैं, या फिर उसको दूसरे शब्दों में तापमापी कहा जाता है। तापमापी का उपयोग करके आप किसी वस्तु की ताप या उष्णता की कोटि को ज्ञात कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। यानी ताप क्या है? ताप किसी वस्तु पर कितना तापमान है, यानी कितना गर्म है वह वस्तु, उसकी कोटि की माप है। यानी 1 डिग्री सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट है, ठीक है, या फिर रेनॉल्ड्स में है, या फिर जिस किसी भी इकाई में मापा गया है, वह उसकी माप को ज्ञात करता है। अगला पॉइंट है, तापमापी एक ऐसी युक्ति है जिससे आप ताप को माप सकते हैं। यानी ताप को मापने के लिए आप तापमापी या जिसे आप थर्मामीटर कहते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि तापमापी से ताप को मापा जा सकता है। यदि आप तापमापी नहीं जानते हैं, तो यदि कभी आप डॉक्टर के यहाँ गए हों, तो आपके शरीर का ताप चेक करने के लिए या जांच करने के लिए वो एक कांच की छड़ी का उपयोग करता है, जिसे आपकी जीभ के नीचे लगाता है। वो क्या है? वो एक प्रकार की ताप मापी है। अगला पॉइंट है, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। यानी डॉक्टर जिस थर्मामीटर का उपयोग करता है उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहा जाता है, और यह केवल और केवल व्यक्ति के शरीर की ताप को ही मापता है। इसका कारण यह है कि इसका परिसर यानी कि रेंज जो होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वो इसलिए क्योंकि मनुष्य के शरीर का ताप 35 डिग्री सेल्सियस से कम अथवा 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अक्सर नहीं होता है। तो इस तापमापी को इसी रेंज में बनाया जाता है कि वह 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को ही माप सकता है। अन्य प्रयोजनों के लिए जैसे जल या किसी अन्य लिक्विड का या किसी सॉलिड का ताप मापने के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला तापमापी का जो रेंज या परिसर जिसे आप कहते हैं वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी प्रयोगशाला तापमापी से जो आप ताप माप सकते हैं वो -10 डिग्री सेल्सियस कम से कम और अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 110 डिग्री सेल्सियस का ताप माप सकते हैं। आइए चलते हैं, अगली कड़ी में हम जानेंगे कि जो मानव शरीर का सामान्य ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यदि आप किसी दिन अपने शरीर का ताप याद करें और यदि पाएं कि 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम है या थोड़ा ज़्यादा है, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि ये कई स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर के तापों का औसत है जो 37 डिग्री सेल्सियस है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये पर्सन टू पर्सन यानी व्यक्ति टू व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वैरी कर सकता है या अलग हो सकता है। या इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि ये अगर 37 डिग्री सेल्सियस है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप, तो किसी को मापेंगे 35 आएगा या किसी को माप दे तो 40 आएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है।
ये कुछ अंतर आ सकता है, यानी 37 के आसपास ही रहेगा, 37 से थोड़ा कम या 37 से थोड़ा ज्यादा। अगला पॉइंट है, ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होती है। ये शब्द में थोड़ी सी त्रुटि है, ये स्थानांतरित है, शब्द में त्रुटि है, ठीक है। तो जो ऊष्मा है ये उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होती है। आपने कभी लोहार के यहाँ किसी चीज को गर्म करते हुए देखा है, तो लोहे के एक सिरे को वो भट्टे में रखता है और दूसरे सिरे को बाहर रखता है, लेकिन वो दूसरे सिरे को पकड़ने के लिए भी किसी यंत्र का उपयोग करता है, वो हाथों से नहीं पकड़ता है। इसका कारण ये है कि भट्ठी जो उच्च तापमान है, वहां से ऊष्मा उस लोहे के एक सिरे से, यानी कि जो सिरा भट्ठी में है वहां से चलकर दूसरा सिरा जो बाहर की तरफ है वहां तक ताप पहुंच जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होती है। और किसी वस्तु से या किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा तीन प्रक्रमणों या तीन विधियों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। वो विधियां कौन कौन सी हैं? वो विधियां हैं चालन, संवहन, विकिरण। पहली विधि चालन की है। चालन विधि में ऊष्मा का संचरण जो है वो ठोसों में होता है। किसमें? ठोस पदार्थ जैसे लोहा यानी धातुएं हैं, ठीक है। इस तरह की जो सॉलिड मटेरियल्स हैं या ठोस वस्तुएं हैं, उसमें जो ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि से होता है। यानी इसमें जो पार्टिकल हैं, यानी कि कण हैं, ठोस पदार्थ के जो कण हैं, वो अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं, बल्कि वाइब्रेशन यानी कंपन के द्वारा अपनी ऊर्जा को अपने पास के कण को स्थानांतरित कर देते हैं। इस विधि को चालन कहा जाता है। दूसरी विधि है संवहन विधि। संवहन विधि द्वारा द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है। यानी यदि पानी को गर्म करना हुआ तो कैसे आप गर्म करेंगे? उसको एक किसी पात्र में रखकर चूल्हे पर रखेंगे। अब चूल्हे में आग जलाएंगे तो जो आग का गर्म करने वाला सिरा है वो पात्र के पहले निचले भाग के जल को गर्म करेगा। अब ऐसा नहीं कि निचले भाग का जो जल है वो ऊपर वाले भाग के जल को गर्म करेगा, ऐसा नहीं है। वो जो नीचे के भाग का जल है वो ऊपर उठ जाएगा। क्या होगा? ऊपर चला जाएगा और ऊपर का ठंडा जल नीचे चला आएगा। तो इस विधि को संवहन विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवहन विधि कहा जाता है। और संवहन विधि के द्वारा हवाएं भी गर्म होती हैं। यानी अगर आप देख रहे हैं कोई गैस या धुआं ऊपर जा रहा है तो ऐसा केवल संवहन विधि द्वारा ही संभव है। अगला है विकिरण द्वारा ऊष्मा संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आप समझ सकते हैं कि सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा दोनों हमारी तक पहुंचती है, यानी पृथ्वी तक आती है। आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी से आने के लिए यहाँ तक वैक्यूम यानी कि जहाँ पर हवा भी नहीं है वहां से भी ऊष्मा और प्रकाश चला आता है। तो इसके लिए कौन सा प्रक्रम अपनाया गया? विकिरण, यानी विकिरण के द्वारा ऊष्मा संचरण बिना माध्यम के हो सकता है, यानी जल अथवा वायु किसी भी ऐसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। अगला पॉइंट है वो पदार्थ जो अपने में से होकर ऊष्मा को प्रवाहित होने देते हैं, ऊष्मा चालक कहलाते हैं। जो धातुएं हैं हमारी जैसे लोहा है, तांबा है, पीतल है, ये क्या है? ऊष्मा की सुचालक कह सकते हैं या फिर चालक कह सकते हैं। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो ऊष्मा को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देते, उनको क्या कहा जाता है? ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है। चाय की दुकान पर चाय की केतली के ऊपर उसके हैंडल में लगा हुआ प्लास्टिक का या लकड़ी का जो हत्था होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी वो अपने में से ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देता। तो ऐसे पदार्थ ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। अगला पॉइंट है गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा उसमें विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती हैं। यानी जो वस्तुएं गहरे रंग की होती हैं वो क्या करती हैं?
ऊष्मा को ज्यादा अवशोषित करती हैं अपेक्षाकृत हल्के रंग का। यानी यदि आप गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहने तो वो अधिक आपको आरामदायक देगा, और ठंडियों में आप गहरे रंग के कपड़े पहने तो अधिक वो आरामदायक देगा। क्यों? क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, ऊष्मा ज़्यादा यानी गर्मी ज़्यादा होती है, तो हल्के रंग के जब कपड़े पहनेंगे तो वो ऊष्मा को कम अवशोषित करेगा, इसलिए आपको आराम महसूस होगा। इसी का विपरीत ठंडियों में जब आप गाढ़े रंग के कपड़े पहनेंगे या गहरे रंग के कपड़े पहनेंगे तो वो ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करेगा और आपको अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होगी, जिसके कारण आप आराम का अनुभव करेंगे। अगला पॉइंट है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। उसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मारोधी होता है। ऊन के ऊष्मारोधी होने का कारण ये है कि ऊन के रेशों के बीच वायु भरी होती है। वायु ऊष्मारोधी होती है, यानी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाने देती है। यानी हमारे शरीर से ऊष्मा को बाहर के क्षेत्र में नहीं जाने देती। इसी के कारण सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण है कि रेशों के बीच में फंसी वायु। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसके साथ बेल का बटन भी जरूर दबा लें ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।